नमस्ते फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मधुमक्खियों की तुलना अंग्रेजों से किसने की? वही ब्लैक होल की घटना क्या थी? इसका जिक्र किसने किया? अक्सर परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हम गलत कर देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं। हमारी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध का भारत, यानी कि 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें पहला हमारा टॉपिक है उत्तराधिकार वाले राज्य, जिसमें हम देख रहे हैं बंगाल, अवध और हैदराबाद को। अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो कल हमने बंगाल में देख लिया था कि मुर्शीद कुली खान पहला नवाब बन करके आता है और मुर्शीद कुली खान जो है 1717 से 1727 तक रहता है। इसकी डेथ हो जाती है, यानी कि मुर्शीद कुली खां को हमने कवर कर लिया है। इसकी 1727 में मृत्यु हो जाती है और 1727 के बाद से शुजाउद्दीन नवाब बनता है बंगाल का। यानी कि अब बंगाल का नवाब कौन बन के आ रहा है? शुजाउद्दीन, बंगाल का नवाब। इसके बारे में बहुत कुछ जानने लायक नहीं है, बस आपको ये जानना है कि 1727 से लेकर के 1739 तक ये बंगाल का नवाब रहता है और ये मुर्शीद कुली खान का क्या होता है? ये दामाद रहता है, इसका दामाद बनता है। फिर अगला नवाब बन करके आता है सरफराज खान। देखते हैं एक एक करके, क्योंकि बंगाल के नवाब से प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए मैं ये सीक्वेंस में लिख रही हूँ। देखो, तीसरा नवाब बन करके आता है, तीसरा, और मैं बता देती हूँ आपको एक एक करके। देखो, तीसरा नवाब बन के आता है सरफराज खान, सरफराज खां। ये नवाब बनता है बंगाल का। और जब ये नवाब बनता है, यानी कि 1739 से लेकर के ये कब तक रहता है? 1739 में बनता है, बस एक साल के लिए ही रहता है ये। सरफराज खान का क्या होता है? जब ये नवाब बनता है उसी समय 1700, यानी कि चौथे नंबर का, आप ऐसे ही हेडिंग करके लिखोगे। 1740 में बिहार का, इसको कट कर दो आप पहले नवाब का नाम लिखो, क्योंकि हम सीक्वेंस देख रहे हैं। बंगाल के नवाबों के बारे में प्रश्न सीक्वेंस में पूछ लेता है। तो अब बनता है अलीवर्दी खां, चौथा, अलीवर्दी खान। ठीक है, ये अलीवर्दी खां कौन होता है? जब सरफराज खां बंगाल का नवाब बनाया जाता है, उसी समय अलीवर्दी खां बिहार का नायब सूबेदार होता है, नायब सूबेदार। और ये क्या करता है? सरफराज खां की हत्या कर देता है। सूबेदार होता है ये, हत्या करके कहाँ, कैसे हत्या करता है, कैसे हराता है, किस तरीके से? तो अलीवर्दी खां एक युद्ध लड़ता है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेता है। स्किप नहीं करना, वीडियो को आपको देखना है, जिसको कहते हैं गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध या फिर घेरिया का युद्ध, घेरिया का युद्ध। ठीक है, और ये कब होता है गिरिया या घेरिया का युद्ध? 1740 में, 1740 में। इसमें ये क्या करता है? हरा देता है सरफराज खां को और नवाब बनता है अलीवर्दी खां। अब थोड़ा सा अलीवर्दी खां के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, क्योंकि अलीवर्दी खां जब बंगाल का नवाब बनता है तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बंगाल में अब अंग्रेजों का व्यापार चल रहा है, अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं। 1700 तक उन्होंने कलकत्ता का विकास हमने देखा, वहीं फ्रांसीसियों के द्वारा चंद्रनगर का विकास देखा। इसलिए अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जा करके देख सकते हैं, तो आपका सीक्वेंस क्लियर होगा। यहाँ पे आता है और वो अभी व्यापार कर रहे हैं, लेकिन फिर देखा जाता है कि वो धीरे धीरे कलकत्ता में, वो किले, कलकत्ता में जो जगह होती है उसकी किलेबंदी शुरू कर देते हैं, जिससे अलीवर्दी खां से उनकी क्या होती है? मुठभेड़ होती है। और अलीवर्दी खां को ये समझ में आ जाता है कि नहीं, अगर अंग्रेजों को हम छेड़ेंगे नहीं, यानी इनसे मित्रवत व्यवहार करना है, इनको बस व्यापार करते रहने देना है, नहीं तो ये क्या करेंगे? इनके पास सैनिक शक्ति भी हो रही है और अब ये आक्रामक हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ये किसने कहा है। तो अलीवर्दी खां का एक वक्तव्य अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेता है, याद रखेंगे आप, ऐसे ही नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे आप कि अंग्रेजों को, आप लिखेंगे अगर इन्हें छेड़ा नहीं जाए तो ये शहद देंगी और
अगर छेड़ा गया, अगर और अगर छेड़ा जाए, और अगर छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी, काट काट कर मार डालेंगी। यानी कि ये तुलना किससे की जा रही है? मधुमक्खियों से। तो आपसे स्टेटमेंट पूछता है कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की, तो आप बताएंगे अलीवर्दी खां ने। अंग्रेजों की तुलना, देखो ये दोनों स्टेटमेंट पूछता है, तुलना किसने की और उस तुलना में कहा क्या। तो अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से, मधुमक्खियों से किया। ठीक है, वहीं हम ये देखते हैं कि अलीवर्दी खां जो होता है वो क्या करता है कि अंग्रेजों को कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों को, आपसे क्वेश्चन पूछता है ये कि कौन सा ऐसा नवाब था जिसने अंग्रेजों को कलकत्ते की किलेबंदी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की किलेबंदी करने से मना कर दिया, अनुमति नहीं दी। तो वो था अलीवर्दी खां। अंग्रेजों को कलकत्ते की किलेबंदी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर, याद रखेंगे दो प्लेस कौन से हैं, पहला है कलकत्ता और फ्रांसीसियों को। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप सीक्वेंस में देख सकते हो कि फ्रांसीसियों में पहला जब वहाँ पे पहुँचता है, कौन पहुँचता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चंद्रनगर के जो जगह है, इस यहाँ की जागीरदारी कौन देता है फ्रांसीसियों को, तो चंद्रनगर की, यानी व्यापार की अनुमति कौन देता है। अब ये व्यापार की अनुमति तो उनको मिल चुकी है, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, किस नवाब के द्वारा मिली थी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। चंद्रनगर की किलेबंदी अब ये करने लगे, तो इसने कहा कि भाई व्यापार करो, किलेबंदी मत करो। किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ही नोट्स बनाएंगे। फिर ये कौन कर रहा है, ये सारे काम अलीवर्दी खान कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये जो नवाब थे बंगाल के, ये करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते थे, ये अपडेट नहीं थे। हम और आप क्या करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा ट्रंप की कैसी नीति आ रही है, पुतिन क्या काम कर रहे हैं, तो हम क्या होते हैं, अपडेट होते हैं कि किस देश में, कौन सा देश किस देश को किस तरीके से लड़ा रहा है। इनको ये सारी चीज़ें अगर ये पढ़ते तो इनको पता चलता है कि भाई अंग्रेज हमारे यहाँ ही व्यापार करके उपनिवेश नहीं बना रहे हैं। मतलब इनको पता नहीं था कि अंग्रेज सिर्फ हमें उपनिवेश बनाने के कगार पे आ चुके हैं। इनको लग रहा था कि ये व्यापार कर रहे हैं, नहीं तो अगर इनकी ये अपडेट होते तो ये अमेरिका की स्थिति देख सकते थे, ये अफ्रीका की स्थिति देख सकते थे, लेकिन इनको इससे कोई मतलब इन नवाबों को नहीं था। ना तो इन्होंने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने की कोशिश की, जिससे क्या हुआ, इनको लगा कि बस ये व्यापारी हैं, हमारे बंगाल को क्या करेंगे, ये व्यापार करके आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनको ये पता था कि ये व्यापार करेंगे तभी हमारे यहाँ राज्य की आय बढ़ेगी, इतना जानते थे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये जो व्यापार जिस तरीके से कर रहे हैं ये हमारे लिए आगे घातक साबित होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप दिमाग में रखो जो मैं आपको बता रही हूँ। इतनी चीज़ें मैं लिख नहीं सकती यहाँ पे, नहीं तो आप कहोगे वीडियो लंबी हो गई, फिर आप देखते नहीं हो। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कि अलीवर्दी खां के समय मराठाओं का इतना भय था, यानी कि मराठाओं के आक्रमण के भय से अलीवर्दी खां क्या करता है, एक संधि करता है। अलीवर्दी खां रघुजी
किससे संधि करता है, याद रखेंगे आप, रघुजी भोसले से संधि करता है। ठीक है, रघुजी से संधि करता है। और इस संधि के तहत क्या करता है, ये कहता है कि अब इस पहले बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये पूरा जो आज का बांग्लादेश है, ये पूरा बंगाल कहा जाता था। तो इसने इस संधि के तहत मराठाओं को उड़ीसा का एक बड़ा प्रांत, उड़ीसा का एक बड़ा प्रांत दे दिया। और प्लस क्या किया इसने, वार्षिक कुछ रकम के बदले, प्लस कुछ रकम, आप इसको ऐसे लिखो, कुछ रकम लेकर के, कुछ रकम निश्चित करके इसने वार्षिक चौथ को कबूल कर लिया कि ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, एक सेकेंड, प्लस इसने क्या किया, आप ऐसे लिखेंगे इसको, वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित राशि देने के लिए स्वीकार किया कि ठीक है भाई, हम आपको क्या करेंगे, एक निश्चित राशि देंगे, एक निश्चित राशि देंगे। ये ऐसा यहाँ तक इसने किया। और हमने क्या देखा, सारी चीज़ें हमने अली वर्दी खान के बारे में देख लिया है कि इससे क्या होती है, अंग्रेज़ों की मुठभेड़ होती है। फिर इसको लगता है कि नहीं, अंग्रेज तो सैनिक शक्ति के रूप में भी हैं, इसलिए इनको छेड़ना नहीं, छोड़ दो, व्यापार करते रहेंगे। इसने कलकत्ते की किलेबंदी से मना किया, इसने मना किया फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की किलेबंदी से। और आगे देखते हैं, अब अगला नवाब बन करके आता है सिराजुद्दौला, यानी कि हम अब हेडिंग डालेंगे अपना अगला नवाब, यानी कि कितने नंबर का नवाब, 5वें नंबर का नवाब कौन बन के आता है, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप ये देखो। सिराजुद्दौला पहले कौन रहता है, जब अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, यानी कि अच्छा, ये एक बार देख लो कि इसने कब दिया, ये संधि कब की, 1751 में। ये संधि कब हुई, 1751 में। थोड़ा सा कुछ दिक्कत है इसमें, कोई नहीं, आप थोड़ा मैनेज करना, मैं इसको आपको बता रही हूँ, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, इसलिए मुझे बार बार इसे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। अब जब सिराजुद्दौला जब बनता है, नवाब बनता है, तो ये क्या होता है कि सिराजुद्दौला कौन होता है, ये अली वर्दी खां का दौहित्र होता है। दौहित्र कहने का क्या मतलब है, अगर आप हिंदी का भी पेपर देंगे तो काम देगा आपको, मतलब इसकी बेटी का बेटा होता है, छोटी वाली बेटी का। जब ये नवाब बनता है सिराजुद्दौला, तभी से लेकर के इसके विरोधियों की संख्या में वृद्धि होती है, मतलब इसका विरोध शुरू हो जाता है। और इसके जो विरोध होते हैं, यानी कि नवाब बनने के साथ ही अपने आप ऐसे लिखोगे, नोट्स बनाओगे इस तरीके से इसके बारे में, नवाब बनने के साथ ही इसके संबंधियों का विरोध जो है, विरोध क्या होता है, नवाब बनने के साथ ही इसको संबंधी, मतलब नवाब बनने के साथ ही इसको, आप ऐसे लिखोगे, अपने संबंधियों, थोड़ा मैंने ये लाइन गलत लिख दी है, आप इसको ऐसे करो, एक सेकेंड। जैसे ही ये नवाब बना तो इस क्या हुआ कि इसको अपने संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा। क्यों, क्योंकि इसकी बड़ी, मतलब मौसी थी, इनकी मम्मी की बड़ी बहन थी, जिनका नाम था घसीटी बेगम। ठीक है, संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा,
अब क्यों सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें कौन कौन शामिल थे, कौन कौन सगे संबंधी थे, तो आप देखेंगे इसमें था ढाका के नवाब, ढाका के नवाब तथा मौसी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप नोट्स बनाएंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, पूछता है कि विरोध किसने किया, तो ढाका के नवाब तथा मौसी घसीटी बेगम, उनका नाम क्या था, घसीटी बेगम, और पूर्णिया के नवाब, पूर्णिया हम सभी को पता बिहार में है, पूर्णिया के नवाब, उस समय पूर्णिया का नवाब था शौकत जंग, शौकत जंग, ठीक है। इन्होंने इसका विरोध किया। ये तो होगा इनके सगे संबंधी, प्लस और भी किसका विरोध हुआ, तो इसके विरोधियों में और भी लोग थे, मतलब कि इसका जो सबसे बड़ा शत्रु था, आप ऐसे लिखेंगे, सबसे बड़ा शत्रु, यानी कि सिराजुद्दौला का जो सबसे बड़ा शत्रु था वो था बंगाल की सेना का, बंगाल की सेना का सेना नायक। सोचो, एक नवाब का विरोध हो रहा है और सेना नायक ही कर रहा है, सेना नायक, जिसका नाम क्या था, मीर जाफर। कौन था, मीर जाफर, और यही आगे चल के नवाब बनता है। तो एक एक करके हम देखेंगे। अभी हम अली वर्दी खां के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख रहे हैं, आप लिखो इसको ऐसे ही, तो ये इसको बनता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अगला विरोध किसका होता है, यही मीर जाफ़र, ये प्लासी के युद्ध में मिल जाता है। मतलब कि ये जितने भी लोग थे, ये मैंने आपको जितने भी लोग बताए, यानी कि ये, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, ये क्या करते हैं, प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में ये अंग्रेजों का साथ देते हैं, अंग्रेजों का साथ, मतलब सिराजुद्दौला के अपोजिट में इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। अब देखेंगे क्या किस तरीके से, देखो वीडियो थोड़ी लंबी होती है, आप देखते नहीं हो, तो मैं चीज़ें आपको बहुत डिटेल में नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि अब यूट्यूब है, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो आप मुझे कमेंट करना। खैर, वीडियो मैं छोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आए, कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। तो देखते हैं अब क्या होता है कि बिना नवाब की अनुमति के, यानी कि उसी समय एक घटना घटती है कि बिना नवाब, अभी नवाब वर्तमान में कौन है, सिराजुद्दौला, तो बिना नवाब की अनुमति के अंग्रेज क्या करते हैं कि कलकत्ते की किलेबंदी वापस शुरू कर देते हैं अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि एक बार तो उसने मना किया ही था, उनकी झड़प हुई थी। अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी शुरू करते हैं, किलेबंदी शुरू। और ये बात जब पता चलती है सिराजुद्दौला को, तो सिराजुद्दौला क्या करता है, आक्रमण करता है कलकत्ता पे। तो आप ऐसे लिखेंगे, सिराजुद्दौला क्या करता है, आक्रमण करता है, आक्रमण करता है, किस पे आक्रमण करता है, कलकत्ता पे, कलकत्ता पर। कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनॉक ने की थी, मैंने आपको बताया था किन किन जागीरों को मिला के किया था। आप कमेंट करेंगे, कमेंट करने से क्या होता है कि आपको चीज़ें दोबारा रिकॉल हो जाती हैं। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, 5, 6, 10, 8 जो भी लोग देख रहे हैं, सीरियस अगर हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि एक जो कलकत्ता बना था किन किन जागीरों को मिला के बना था। तो ये सिराजुद्दौला कलकत्ते पे आक्रमण करता है, और जो फोर्ट विलियम बनाया गया था, किसने बनाया था, फोर्ट विलियम, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, आप जा कर के मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। फोर्ट विलियम जो बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, इस पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है सिराजुद्दौला, और खूब पिटाई करता है अंग्रेजों को, मतलब धोता है बढ़िया से, कब्जा कर
अंग्रेजों को भगा भगा के मारा, भगा भगा के मारा, भगा भगा के मारा। अब ये जब भगा भगा के मारता है तो अंग्रेज बहुत डर जाते हैं और वो क्या करते हैं, भाग कर, देखो कितने चालाक लोग हैं ये, भाग कर एक द्वीप है, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपसे, फुल्टा द्वीप, याद रखेंगे आप, फुल्टा द्वीप पर शरण लेते हैं, शरण लेते हैं, ठीक है, वहीं पे है, बंगाल की खाड़ी में है, फुल्टा द्वीप पे शरण लेते हैं। बाद में आते हैं, फिर कहते हैं, माफ़ी उफ़ी मांगते हैं कि भैया हमको माफ़ कर दो, बड़ी गलती हो गई, अब जो है गलती नहीं करेंगे। तो जब माफ़ी करता है तो कहता है ठीक, तो सिराजुद्दौला मान जाता है, क्योंकि ये करंट अफेयर से अपडेट नहीं था, याद रखेंगे आप मेरी बात को, ये माफ़ कर देता है और इन लोगों के बीच में एक संधि होती है, यानी कि ये अंग्रेजों से एक संधि करता है। उस कौन सी संधि करता है ये, जिसको कहते हैं अलीनगर की संधि, ये पूछता है एग्जाम में आपसे, याद रखेंगे, अली नगर की संधि करता है। और इस अलीनगर की संधि कब, ये अलीनगर की संधि कब करता है? अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि फोर्ट विलियम पे इन्होंने कब्जा कब किया था, ठीक है, तो आप बताएंगे 20 जून 19 नहीं, बार बार 19 ही याद आता है मुझे, 1756 की घटना है ये, ठीक है। फिर अलीनगर की संधि होती है और अलीनगर की संधि के तहत क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। इसी समय क्या होता है कि अभी अलीनगर को की संधि को यहीं पे रोको। आप ये देखो, जब ये मार मार के भगाता है इनको फुल्टा द्वीप पर, तो ये फुल्टा द्वीप पे कुछ तो भाग जाते हैं, लेकिन जो पकड़ में आते हैं, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, स्किप नहीं करना है, तो जो पकड़ के आते हैं, मतलब कि जो अंग्रेज बंदी, अंग्रेज, यहाँ पे एक घटना घटती है, ठीक है, इसको कहते हैं ब्लैक होल की घटना। अब यहाँ पे आप लिखोगे, ऐसे लिखो, यहाँ पे क्या होता है, एक घटना घटती है और इस घटना को अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेता है, जिसको कहते हैं ब्लैक होल की घटना। अब ये ब्लैक होल की घटना थी, तो क्वेश्चन पहले तो आपसे ये पूछेगा कि अभी मैं बताती हूँ घटना क्या थी। तो ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किसने किया, ये नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका उल्लेख किया है एक अंग्रेज अधिकारी होता है, जिसका नाम होता है हॉलवेल, हॉलवेल ने इसका जिक्र किया है, ठीक है। और ये हालवेल जो है, ये कहता है, क्या वो बताता है कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेज बंदियों को क्या किया था, एक छोटे से ब्लैक होल क्यों कह रहा है कि एकदम छोटा छोटा कमरा था, मतलब इसने बहुत बढ़ा चढ़ा करके इसका जिक्र किया है, और इसमें 146 अंग्रेज बंदियों को ये क्या करता है, उस छोटे से कमरे में ठूस देता है, भर देता है, 146 अंग्रेजों को छोटे कमरे में भर देता है। और अगले दिन, मतलब इतना उसमें लोग भर जाते हैं, सांस लेने की दिक्कत होती है, और अगले दिन जब दरवाज़ा खोला जाता है तो मात्र 23 लोग जिंदा पाए जाते हैं, 23 लोग जिंदा बचे। मतलब इसने बहुत बढ़ा चढ़ा करके इसको बताया है, लेकिन ये घटना अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं ब्लैक होल की घटना, और ये इसी समय घटती है जब ये क्या करता है, कलकत्ते पे आक्रमण करता है, इन लोगों को ठूस दिया और यहाँ से भगा दिया। और एक काम और यहीं पे करता है सिराजुद्दौला, कि इसके बाद जो कलकत्ता पे आक्रमण किया, कलकत्ता पे कब्जा कर लिया, और कलकत्ते का प्रभारी मतलब वहाँ पे एक अधिकारी नियुक्त करता है कि तुम कलकत्ते की देखरेख करना अंग्रेजों से, जिसका नाम रहता है, किसको बनाता है, मानिक चंद को। एक है ना मानिक चंद, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, मानिक चंद, इनको अपॉइंट कर देता है कि तुम देखना। और ये मानिक चंद भाई साहब इतने लालची होते हैं कि ये जा करके अंग्रेजों से मिल जाते हैं, ठीक है।
अंग्रेज़ों से मिलते हैं। इनको मतलब इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि अंग्रेज़ अब मात्र व्यापारी नहीं हैं, वो आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेशवाद के प्रतिनिधि बन चुके हैं। ये ना तो नवाब समझ पाए और ना तो इनके ये चमचे समझ पाए, जो छोटे-छोटे चीज़ों के लिए अपनी ईमानदारी को दाँव पे लगाते थे। और ये मानिक चंद जा कर के क्या होता है, अंग्रेज़ों से मिल जाता है। उसके बाद जब ये अंग्रेज़ों से मिलता है तो यहाँ पे बुलाया जाता है। जब ये हार जाते हैं तो उसी समय अब देखो स्थिति कैसे अंग्रेज़ों की बदल रही है। मद्रास से सेना बुलाई जाती है। मद्रास कौन बुलाता है? कलकत्ता के जो व्यापारी होते हैं, कलकत्ता के जो अधिकारी होते हैं, वो मद्रास से सेना बुलाते हैं। और ये सेना, मद्रास से सेना बुलाते हैं, लेकिन अब एंट्री होती है किसकी? क्लाइव की। किसके नेतृत्व में? नेतृत्व में क्लाइव के। ठीक, ये क्लाइव के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले आता है तो वो ये देखता है कि किस तरीके से लोगों को, मतलब जो 4 लोग हैं तो उसमें किसी के साथ हम क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, दूसरे के साथ लड़ाएंगे। इस तरीके की नीति को क्लाइव आगे बढ़ाता है। ये हम अब बंगाल में देखेंगे। तो बंगाल में आता है क्लाइव, बंगाल के नेतृत्व में सेना आती है। और ये क्लाइव आकर के क्या करता है कि सबसे पहले यहाँ पे आकर के जो सिराजुद्दौला था, इसके जितने भी विरोधी होते हैं उनको सबको पहले अपने पक्ष में मिलाता है। देखो यहाँ पे आप क्लाइव के बारे में देखो। अब क्लाइव, अब ये क्या करता है, क्लाइव आने के साथ ही क्लाइव आकर के यहाँ पे क्या करता है, सेना लेके आता है और कलकत्ता पे कब्जा कर लेता है। कलकत्ता पर कब्जा। कैसे कब्जा करता है कलकत्ता पे? तो ये क्या करता है, ये षड्यंत्र करता है आके, षड्यंत्र। ठीक है, क्या षड्यंत्र करता है? तो सिराजुद्दौला के जितने भी अधिकारी होते हैं सबको अपने फेवर में मिलाता है। कौन कौन किसको किसको अपने फेवर में पहले ये मिलाना शुरू करता है? तो ये मिलाता है, अब एक एक करके आप नाम लिखेंगे, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो कलकत्ता पे कब्जा करता है और कुछ लोगों को अपने फेवर में मिलाता है, जिसमें होता है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो कौन था? मीर बख्शी था, हमने देखा अभी, मीर बख्शी। ठीक है, फिर मिलाता है ये मानिक चंद, अभी हमने देखा कलकत्ता वाला। कलकत्ता पे कब्जा कैसे किया इन्होंने? क्योंकि इसने मानिक चंद को ये अंग्रेज अपने फेवर में कर लेते हैं। तो मानिक चंद, और कौन था? अमीन चंद। अमीन चंद कौन होता है? ये पूंजीपति होता है। ठीक है, पूंजीपति, इसको अपने फेवर में मिलाता है। और एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम होता है जगत सेठ। जगत सेठ, ये सब धीरे धीरे, अब ये क्या है, बैंकर है, कलकत्ता का बैंकर। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, आप ध्यान देना, कलकत्ता का बैंकर कि कौन क्या था, कौन कौन अंग्रेजों के फेवर में था। इस तरीके से इन सबको आपस में मिलाता है क्लाइव, और एक बड़ी सेना लेकर के आता है और क्या करता है, सिराजुद्दौला को हरा करके कलकत्ता पे कब्जा कर लेता है। ये कब्जा किया, मैंने लिखा यहाँ पे। तो कलकत्ता पे जब कब्जा कर लेता है तो सिराजुद्दौला हार जाता है, तो सिराजुद्दौला के साथ वो अलीनगर की संधि करता है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे अलीनगर की संधि। अली नगर की संधि। अच्छा देखो, अभी ये जो आप मीर जाफ़र मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पता बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अभी जाएगा क्लाइव, इनसे पूछेगा कि भैया तुमको नवाब बनना है? तो कहेगा भाई नवाब कौन नहीं बनना चाहेगा बंगाल का? तो कहेगा हाँ मुझे नवाब बनना है हुजूर। तो कहता कि क्या करना होगा मुझे? तो क्लाइव कहता है कुछ नहीं करना है। अब कुछ ही तो नहीं करना है, यानी कि अब आगे हम देखेंगे, ये अलीनगर की संधि के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध में ये मीर जाफ़र कुछ नहीं करता है, यानी कि कुछ नहीं करना है, लड़ना नहीं, कुछ करना ही नहीं है, और ये इसको अगला नवाब बनाया जाता है। तो अलीनगर की संधि हम देखते हैं कब होता है, 9 फरवरी, ये डेट पूछता है आपसे, 9 फरवरी 1757 में
का समय आ चुका है। देखो हम बढ़ रहे हैं कहाँ, प्लासी की तरफ। और इस अलीनगर की संधि करने के लिए मजबूर करता है क्लाइव यहाँ पे किसको, सिराजुद्दौला को। और इस संधि के तहत कहता है कि सबसे पहले यहाँ से फ्रांसीसियों को निकाल के बाहर करो। तो यानी कि अब क्या करता है नवाब, याद आया, चंद्रनगर जो था एरिया, उसको किसने बसाया था, फ्रांसीसियों ने। और वहाँ से ये क्या करते हैं, क्लाइव चंद्रनगर पे भी आक्रमण करता है, फ्रांसीसियों से छीन लेता है चंद्रनगर को। यानी कि क्लाइव क्या करता, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, आप ये लिख ही लो। ये क्या करता है, चंद्रनगर पे भी कब्जा कर लेता है। यानी कि चंद्रनगर जो अभी तक किसके कब्जे में था, फ्रांसीसियों के, चंद्रनगर पर कब्जा। और चंद्रनगर पर कब्जा यानी फ्रांसीसियों को यहाँ से भगा तो देता ही है, क्योंकि सेना लेके आता है ये मद्रास से। और प्लस नवाब से कहता है कि आइंदा फ्रांसीसियों को बंगाल में रहने नहीं दोगे। यानी कि नवाब संधि के तहत क्या करेगा, नवाब फ्रांसीसियों को, देखो अभी अपने अपने प्रतिद्वंदी को किस तरीके से ये सफाई कर रहे हैं कि अब निकलो, फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर, यानी कि अब इनका एक छत्र राज बंगाल से बाहर करेगा। हो गया भाई बंगाल से बाहर। उसके बाद नवाब क्या करेगा, युद्ध का क्षतिपूर्ति देगा। जो अभी युद्ध हुआ है बंगाल कलकत्ता पे कब्जा करने के लिए, युद्ध की क्षतिपूर्ति देगा। प्लस और क्या करेगा नवाब, अंग्रेज को कलकत्ते की किलेबंदी करने देगा। कलकत्ते की किलेबंदी की अनुमति मिल गई, ठीक। और इस संधि के तहत ये कहा गया कि अंग्रेज क्या कर सकते हैं, अंग्रेज अपने सिक्के ढालेंगे। यानी कि अंग्रेज अपने सिक्के ढाल सकते हैं। यानी कि ये अलीनगर की संधि हुई। अब हम इसके बाद ही देखेंगे कि किस तरीके से प्लासी का युद्ध होता है। यानी कि अब देखेंगे कि हम प्लासी का युद्ध होगा यहीं पे, सिराजुद्दौला किस तरीके से हार जाता है, क्योंकि मीर जाफ़र तो कुछ जाके करते ही नहीं है। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, जो पिछली वीडियो में इसके ठीक पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने लिख दिया है कि मुर्शीद कुली खान, मैंने लिखा है ना, मुर्शिद कुली खान ने 1724 में बंगाल राज्य की स्थापना की। ये फैक्ट मैंने वहाँ पे दिया था, तो आप वहाँ पे जा करके ये जो 1724 लिखा है मैंने, इसको काट देना आप, क्योंकि हर किताब में अलग अलग डेट मिलती है। इसका कार्यकाल मिलता है मुर्शीद कुली खां का 1717 से लेकर के 1727 तक का। अब इस बीच में कब किया था, कोई किताब कुछ लिखती है, कोई कुछ लिखती है, तो आपसे ये डिबेटेबल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप यहाँ पे ये वाला फैक्ट जो है, जो मैंने पिछली वीडियो में डाला है, अगर आप देख रहे होंगे तो आप इसको करेक्ट कर लेना, इसको यहाँ से काट देना। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना पाऊँगी और इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी। ऐसे ऐसे पन्ने जो इतिहास में आपने कभी नहीं सुना है, सिलेक्शन के साथ आप नई नई चीज़ों को भी जान पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने आगे के लिए आगे की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे किस तरीके से प्लासी का युद्ध होता है और किस तरीके से मीर जाफ़र आता है और कहता है कि कुछ नहीं करने के बाद भी मैं नवाब बन गया। और उसके बाद फिर मीर कासिम आता है, उससे भी पूछा जाता है कि क्या तुम बंगाल के नवाब बनोगे, तो कहता है हाँ। पूछता है कि हमें क्या करना होगा हुजूर, तो कहता है कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगली वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।